नमस्कार। विशेष नमस्कार उन बच्चों को जो सीजी टेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ उन बच्चों को भी जो शिक्षक भर्ती की भी तैयारी कर रहे हैं। शिक्षक भर्ती की तैयारी में बहुत उहापोह की स्थिति है, बच्चे समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या तैयारी करें या ना करें। तो उन बच्चों से मैं विशेष आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग तैयारी जरूर करें। देर सवेर वैकेंसी आएगी, लेकिन यह गवर्नमेंट वैकेंसी देकर के ही जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं है कि वैकेंसी नहीं आएगी। हो सकता है आने में थोड़ा विलंब हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन वैकेंसी आएगी और जीतेगा वही जो हमेशा लगा रहेगा। आज हम बात करेंगे सीजी टेट के 2016 में जो पेपर हुआ था, उसमें जो हिंदी के प्रश्न आए थे, उन हिंदी के प्रश्नों से मैं बात करने की शुरुआत करूंगा। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने जो बाल विकास के प्रश्न आए थे 2016 में, उनको डील किया था। आज के इस वीडियो में हिंदी के प्रश्नों को डील करूंगा कि किस प्रकार से हिंदी के प्रश्न आते हैं। 2016 में जो टेट का पेपर हुआ, उसका पेपर 1 है ये, अर्थात 1 to 5 के लिए जो बच्चे तैयारी करते हैं 1 to 5 के लिए टेट का वो वाला पेपर है। और सेट की बात करूं तो सेट सी है। चलिए, पहला प्रश्न कहता है, इंसानी भाषा का विकास प्राकृतिक वस्तुओं की स्वाभाविक आवाजों को पहचानने से शुरू होता है। क्या यह कथन सही है या गलत है? तो मतलब 4 ऑप्शन है, सत्य है, असत्य है, निरर्थक है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह कथन पूर्ण रूप से सत्य माना जाएगा। कोर्स में भी पढ़ाया गया है, ऐसी कोई बात नहीं है कि बहुत अलग प्रश्न पूछा है। क्वेश्चन नंबर 32 देखें, बच्चों में भाषाई विकास क्षमता के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौशल कौन सा है? ध्यान रखिएगा, यहां पर प्रश्न जो पूछा है वह सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौशल पूछा है। तो ध्यान रखना यह है कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौशल की बात करें या फिर भाषाई विकास के कौशल की बात करें तो 3-4 प्रकार के कौशल होते हैं, जिसमें सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना, ये चारों ही कौशल शामिल हैं। लेकिन यहां पर पूछा है क्या सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौशल कौन कौन से हैं? तो ध्यान अच्छी तरीके से रख लीजिएगा कि चारों ही महत्वपूर्ण कौशल के अंतर्गत ही आते हैं। इस प्रश्न को अगर आप 2016 में दिए होते तो आप इसमें कंफ्यूज हो गए होते कि क्या पता सुनना और बोलना से भी भाषा का विकास होता है, पढ़ना और लिखना से भी होता है, लिखना और बोलना से भी होता है, तो ऑप्शन डी लूं या न लूं, इस तरीके से कंफ्यूज हो सकते थे आप। तो इसको जो क्लास में पढ़ाता हूं तो उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा तो बन जाएगा, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। कहता है, लेखन एक संरचनात्मक प्रक्रिया है। संरचनात्मक मतलब कि इसमें सुधार, संरचना मतलब इसमें जैसे मैं लिखता हूं, जैसे ऐसा लिखा स, ठीक, फिर इसको कुछ अच्छी तरीके से ऐसे स लिखिया। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो और अच्छी तरीके से लिख सकते होंगे स, ठीक है। तो इसी को कहता है कि संरचनात्मक प्रक्रिया है, क्योंकि यह हमेशा संरचनात्मक में इसके परिवर्तन होते रहते, न कि यांत्रिक प्रक्रिया। इस कथन की पुष्टि नीचे दिए गए किस विकल्प किस तथ्य से होती है? पहला कहता है, लेखन एक प्रकार से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया है। बिल्कुल है। हम जब कुछ लिखते हैं, जैसे मैंने कुछ भी लिखा, जैसे मैंने लिखा राम, तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी बच्चे के नाम को बता रहा है राम। या मैं लिखता हूं मुझे पानी दो, तो इसका मतलब क्या है, ये एक अर्थ दे रहा है ना। तो ये बात तो सही है, पहला कथन। दूसरा कथन कहता है, लेखन विचारों को व्यक्त करने की प्रक्रिया है। यह कथन भी सही है। आखिर इस लाइन से मैं अपने विचार ही तो व्यक्त कर रहा हूं, मेरी कोई आवश्यकता है, उस आवश्यकता के विषय में सबसे पहले तो मेरे मन में विचार आया होगा, उसी विचार को तो मैं लिख करके व्यक्त कर रहा हूं आपके सामने। तो अब दूसरा भी सही है। तीसरा कहता है, लेखन सीखने की प्रक्रिया जो है वो जीवन पर्यंत चलती रहती है, यानी हमेशा आदमी अपने राइटिंग को सुधार करता रहता है। साथ ही साथ यहां राइटिंग सुधार से मतलब नहीं है, ध्यान रखिएगा, लेखन सीखने की प्रक्रिया, लिखने की प्रक्रिया। कुल मिला के आज अच्छा लिखा, कल अच्छा लिखा। जैसे जो लोग सीजीपीएससी की तैयारी करते हैं,
सीजीपीएससी की तैयारी करते हैं तो इसमें दो प्रकार के पेपर मुख्य रूप से लिखित परीक्षा में होते हैं। एक प्रीलिम्स का पेपर होता है, एक मेंस का पेपर होता है। और मेंस के पेपर में कहा जाता है कि जितना ज्यादा लिखोगे, जितना ज्यादा लिखने की प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस से धीरे धीरे चीजें ठीक होती जाती हैं या पहले से बेहतर होती जाती हैं, इसलिए ऐसा कहा जाता है। अगला प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है, बच्चा भाषा उत्पादन के लिए कौन सी प्रक्रिया पूर्ण करता है? भाषा उत्पादन के लिए कौन सी प्रक्रिया पूर्ण करता है? क्वेश्चन नंबर 34। तो उसके लिए वो कौन कौन सी करता है? ध्वन्यात्मक तैयारी करता है। हाँ, कौन सी ध्वनि निकालना है उसके लिए वो तैयारी करता है। ध्वनि का उत्पादन भी करता है। तीसरा, शेष वाक्य की रचना भी करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 35 की बात करते हैं। चलिए, मूल्यांकन का सबसे अधिक प्रभावी पक्ष कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 35 बहुत आसान प्रश्न पूछा था। पढ़ोगे तब, लेकिन ऐसे नहीं पढ़ेंगे नहीं। बहुत आसान प्रश्न है, ठीक। नहीं निकलता है टेट, अच्छा है। लेकिन देखिए कैसे क्या है कि इसमें हिंदी के पेडागोजी से ना प्रश्न पूछता है और इसको बच्चे ना छोड़ देते हैं। इसी वजह से ना एग्जाम जो है वो नहीं निकलता है, फेल हो जाते हैं। मूल्यांकन का सबसे प्रभावी पक्ष कौन सा है? तो कहता है बच्चों की गलतियों को रेखांकित करना, पास फेल के लिए आधार बनाना, बच्चों को सीखने और सिखाने के अवसर तलाश करना। ऑप्शन नंबर डी कहता है धीमी गति से सीखने वाले बच्चे या होशियार बच्चों का नाम देना। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसको भी बहुत डिटेल में पढ़ाया हूं, आप लोग पढ़िएगा, मजा आएगा आपको। अगला प्रश्न देखते हैं, तालव्य ध्वनि कौन सा नहीं है? तो तालव्य ध्वनि की जब बात आती है तो मैं जब हिंदी पढ़ाता हूं तो बच्चों को बोलता हूं कि बच्चे एक बार बोल के देखिए। क्या बोलिए, कौन सा तालव्य ध्वनि नहीं है? चलिए, ध्वनि की बात जब आएगी तो कौन सा तालव्य ध्वनि नहीं है तो मैं आप लोगों से भी बोलूंगा। चलिए बोल के देखिए, च च च च च च च। जीव देखिए, जीव कहां जा रहा है? च, तालु में जा रहा है। तो च तो भैया तालव्य ध्वनि है, यहां पे पूछा है नहीं। दूसरा पूछे, चलिए बोल के देखिए, छ छ छ छ छ, तालु में जा रहा है, ये भी नहीं। अब झ झ झरना, झ ये भी तालु में जा रहा है। कुल मिला के हो जाएगा ड़ 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 ड़। बोल के देखिए, नहीं है तालव्य ध्वनि। तो वही पूछा है कौन सा ध्वनि है तालव्य, सॉरी ड़ कौन सी ध्वनि के अंतर्गत आता है? कमेंट करके आप बता सकते हैं अगर आपको जानकारी हो तो। नहीं हो तो भी बताइएगा कि नहीं है तो आगे और भी डिटेल में बताता जाऊंगा कि ड़ कौन सी ध्वनि के अंतर्गत आएगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा होमवर्क तो करिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है बच्चों की भाषा एवं भाषा की समृद्धता बनाम गलतियां पर आपका तर्क होगा। बच्चों की भाषा एवं भाषा बनाम बच्चों की भाषा व भाषा की समृद्धता बनाम गलतियां पर आपका तर्क क्या होगा? एक्चुअल में एक टॉपिक है कि बच्चे गलती करते हैं तो उससे भाषा सीखते हैं, समृद्ध होता है, वो सब चीज उसमें बताया जाता है। तो उसी से आपसे प्रश्न पूछा है क्वेश्चन नंबर 37 का, गलतियां सीखने के लिए एक और नया अवसर प्रदान करती हैं। पहला ही कथन सही हो गया और पहला ही छूट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, मूल्यांकन का प्रयोजन नहीं है। कौन सा मूल्यांकन का प्रयोजन नहीं है? मतलब मूल्यांकन का प्रयोजन कहने का मतलब एम नहीं है, एक बात कहें तो उद्देश्य नहीं है। कौन सा मूल्यांकन का एम या उद्देश्य नहीं है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? ऑप्शन नंबर डी तक जाना है अपने को। क्वेश्चन नंबर 38 का वैसे हो जाएगा उपचारात्मक शिक्षण करना, बच्चों को मूल्यांकन के डर से अध्ययन के लिए प्रेरित करना, यही गलत हो जाएगा दूसरा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 39 देखें, आकलन करने के 4 मूलभूत तरीकों में क्या सम्मिलित नहीं है? आकलन करने के 4 मूलभूत तरीके हम पढ़े हैं या फिर आप जो लोग कोर्स में एनरोल होंगे वो पढ़ेंगे। कौन कौन से 4 मूलभूत तरीके हैं और उसमें से कौन सा इसमें शामिल नहीं है वो आपको बताना है। तो आकलन के 4 मूलभूत तरीकों की अगर बात करें तो उसमें परिप्रेक्ष्य आकलन
जो है वो सम्मिलित नहीं है। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा, जो बच्चे बाद में देखेंगे, जो शिक्षक भर्ती सीजी टेट वाले तो अभी शुरू कर रहे होंगे, लेकिन शिक्षक भर्ती वाले तो पढ़ चुके हैं ना, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि परिप्रेक्ष्य आकलन, व्यक्तिगत आकलन, सामूहिक आकलन, स्व आकलन, ये तो व्यक्तिगत आकलन तो है, सामूहिक है, स्व आकलन भी है, परिप्रेक्ष्य आकलन इसमें शामिल नहीं है। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा चौथा तरीका कौन सा होगा, परिप्रेक्ष्य आकलन की जगह में कौन सा तरीका आएगा, वो कमेंट करके आप लोग बताइएगा। वैसे इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखें। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है हिंदी भाषा का मानकीकरण करने वाली संस्था को किस नाम से जाना जाता है। ये बड़ा फैक्चुअल सा प्रश्न है, ठीक। तो हिंदी भाषा के मानकीकरण करने वाली संस्था को जाना जाता है केंद्रीय हिंदी निदेशालय, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 41 देखें, इनमें कौन सा कथन उपयुक्त या सही नहीं है। भाषा प्रतीकों का ढांचा है, भाषा मानव की जन्मजात संपत्ति है, संस्कृति की तरह भाषा भी विद्यमान है, या ऑप्शन नंबर डी भाषाई संप्रेषण से जानकारी देते हैं। तो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 41 का हो जाएगा भाषा जो है वो किसी प्रकार से जन्मजात नहीं होता है, भाषा जन्म के बाद सीखे जाने की प्रक्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसमें गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखें, पढ़ने का सही अर्थ नहीं है, पढ़ने का सही अर्थ कौन सा नहीं होगा वो बताना है। पहला, पढ़ने का मीनिंग क्या है, जो हम पढ़ेंगे उसका अर्थ लगा सकते हैं, या फिर उसका अर्थ अगर जान गए तो वही हमारे लिए पढ़ना है। तो लिखे हुए से अर्थ गढ़ना पढ़ना है, बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है पढ़ने का अर्थ धारणाओं को गढ़ना और अपनी स्मृति में रखना है, ये भी है। पढ़ने का मतलब वर्णमाला की पहचान, शब्द तथा वाक्य को बोलकर पढ़ना ही है। और ऑप्शन नंबर डी कहता है पढ़ना बच्चों और वाक्यों के अर्थ ग्रहण करने के साथ अनुमान लगाने का कौशल भी है। क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए 40 नंबर, देखिए बहुत आसान प्रश्न है। देखिए हिंदी पेडागॉजी से ही प्रश्न पूछा है, लेकिन इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। पढ़ने का मतलब वर्णमाला की पहचान नहीं है, पढ़ने का मतलब क्या है, शब्द गढ़ना, मीनिंग गढ़ना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। श्रीमान शब्द किसका उदाहरण है बताइए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया। क्वेश्चन नंबर 43। तो श्रीमान एक तरीके का विशेषण के रूप में प्रयोग होता है, तो इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। श्रीमान जो है वो विशेषण का शब्द होगा, जैसे श्रीमान रामकुमार, उसको हम सम्मान देने के लिए उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखें, मनुष्य के विचारों को पूर्णता से व्यक्त करने वाले पद समूह को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। तो मनुष्य के विचारों को पूर्णता से व्यक्त करने वाले, प्रकट करने वाले पद समूह को कहते हैं हम क्या, शब्दकोश नहीं कहते, शब्द भंडार नहीं कहते, वाक्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा, डी फॉर डेली। क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित शब्द स्रोत के आधार पर कान्हा शब्द है, यानी कान्हा शब्द किस प्रकार का शब्द है पूछा है, तत्सम है, देशज है, तद्भव है या विदेशी है। तो कान्हा जो शब्द है वो तद्भव शब्द है। अब इसका तत्सम शब्द क्या होगा वो आप लोग, अगर आपको जानकारी होगी तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। 46 कहता है कि अभिषेक का हिंदी विच्छेद कौन सा होगा, हिंदी नहीं संधि विच्छेद, यानी अभिषेक कैसे बना है, तो अभिषेक बना है कैसे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अभिधनषेक, अभिषेक, ठीक। ये अभिधनषेक बदल करके अभिषेक हो जाता है 46, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से किस शब्द में कर्म तत्पुरुष समास है। कर्म तत्पुरुष समास के बारे में पूछा है, किसमें कर्म तत्पुरुष समास है, गृहग्राम, गृहगत, गृहागत या गृह प्रवेश या गृह स्वामी। क्वेश्चन नंबर 47। तो 47 का क्या होगा, गृहागत, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग को लग रहा होगा कि ये प्रश्न कैसे पूछ रहा है भाई, लेकिन आपको ना जो कोर्स में पढ़ाऊंगा, नोट्स, सॉरी जो लोग कोर्स पढ़े उसमें ना जो हिंदी का नोट्स दिया है और जो पढ़ाया भी है, मैंने पढ़ाया तो देखिए क्या है कि बहुत सारे
चीजें हैं जो पढ़ाने में बहुत सारी चीजें छूट जाती है। तो हिंदी का जो नोट्स है उस हिंदी के नोट्स को कंप्लीट पढ़िएगा। ये एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, उस हिंदी के नोट्स से बाहर से प्रश्न नहीं आएगा, आप मिला के देख लीजिएगा कभी भी। और अभी ना इसमें भी हुआ था एग्जाम, तो इसमें भी अच्छा खासा प्रश्न पूछा था। जैसे ये वाला जो सीजी टेट का पेपर 1 हुआ 2024 में, उसमें हिंदी बाल विकास की बात करें, मतलब हिंदी पेडागोजी की बात करें और हिंदी सामान्य हिंदी की बात करें, दोनों को मिला के पेपर 1 में पूरे के पूरे प्रश्न आए, कोई प्रश्न बाहर से नहीं आए। तो बस उसको रटना है, पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं। 32 दांतों के बीच जीभ लोकोक्ति का अर्थ क्या है, क्या आशय है? यही 32 दांतों के बीच जीभ, सुंदर दंत पंक्ति, खाने के लिए ललचाना, ऑप्शन नंबर सी शत्रुओं से घिरा रहना, या ऑप्शन नंबर डी अधिक बोलने में सहायक। तो क्या होगा? शत्रुओं से घिरा रहना, मतलब कभी भी जीभ जो है कट सकती है दांत से। अगला प्रश्न देखते हैं 49 कहता है निम्नलिखित शब्द में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ, यानी कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? 49 में प्रत्यय मतलब जो बाद में जोड़ा जाएगा उसकी बात कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का हो जाएगा निम्नलिखित में से किसमें प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो ग्रंथ धनकार ग्रंथकार, पत्र धनकार पत्रकार, कुंभ धनकार कुंभकार, कुल मिलाकर सरकार में प्रयोग नहीं हुआ है। अब आप बोलेंगे सर और कार में तो प्रयोग हुआ है, कई लोगों का कंफ्यूजन हो सकता है कि ये भैया सर धनकार है, ऐसा है। तो भाई पहली बात तो ये सर किसी प्रकार से हिंदी का शब्द नहीं है। लोग सिर शब्द के लिए सर का उपयोग कर देते हैं, सर दर्द, सिर दर्द की जगह में, लेकिन वो हिंदी मानक हिंदी नहीं है, ना ही कार जो है वो किसी प्रकार से मानक हिंदी है। इसी वजह से ये उत्तर जो होगा वो सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 50 देखें, संयुक्त व्यंजन निम्नलिखित वर्ण में से हैं। कौन कौन से संयुक्त व्यंजन होते हैं? क्वेश्चन नंबर 50 के लिए अगर संयुक्त व्यंजन बहुत कम है और उसमें से आपको उसी से पूछा है प्रश्न कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन सा है, तो अक्षर संयुक्त व्यंजन है, त्र संयुक्त व्यंजन है। इसमें पूछा क्या है? त्र ही है ऑप्शन में, तो त्र ले लेंगे, ऑप्शन नंबर सी। अधिपति में कौन सा उपसर्ग लगा है? अधिपति में कौन सा उपसर्ग लगा है? क्वेश्चन नंबर 51। तो अधिपति में जो उपसर्ग लगा है वो अधि लगा है, अधि धनपति उपसर्ग, ठीक, शुरू में अधि लगा है, बाद में पति लगा है। चलिए, शुरू में लगता है उसको उपसर्ग बोलते हैं, बाद में लगता है, यानी पहले लगता है वो उपसर्ग है, अंतिम में लगता है वो प्रत्यय होता है। अब अगला प्रश्न कहता है अनिवार्य का विलोम कौन सा होगा? ये भी बहुत आसान प्रश्न है, क्वेश्चन में भी आप देखते हैं, सॉरी जो आप पेपर दिए होंगे स्कूल वगैरह में तो उसमें भी लिखा रहता है सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। तो उसी अनिवार्य का विलोम आपसे पूछा है कि अनिवार्य का विलोम कौन सा हो। तो अनिवार्य का विलोम कौन सा हो जाएगा? ऐच्छिक हो जाएगा। आप अनिवार्य के मतलब करना चाहे ना करना चाहे, ऑप्शन नंबर मतलब जो भी हो, क्या है ऑप्शन? ऑप्शन सी ऐच्छिक। क्वेश्चन नंबर 53, मित्र अब जबानी जमा खर्च करने से कुछ नहीं होगा, कुछ ठोस कार्यवाही करो। वाक्य में उपयुक्त रेखांकित मुहावरा का अर्थ क्या है? जबानी जमा खर्च करने का मतलब क्या है? इस मुहावरे का मतलब क्या है? जबानी जमा खर्च करने के मुहावरे का अर्थ क्या है? मौखिक कार्यवाही करना, मुफ्त का सलाह देना, मुख्य सहमति दिखाना, या हिसाब किताब में निपुण। तो मौखिक कार्यवाही करना, जमानी जमा खर्च कहने का मतलब क्या है? एक तरीके के डींगे हाँकना जैसा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 का। क्वेश्चन नंबर 54 देखें, नंद कुमार का पर्यायवाची कौन सा? नहीं होगा। नंदलाल होगा, नंद किशोर होगा, नंद नंदन होगा, लेकिन नंदराम नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी। कहीं से बाहर से प्रश्न नहीं आएगा, पूरा पढ़िएगा नोट्स। वह किसे देख रहा है? वाक्य में रेखांकित शब्द का पद परिचय क्या होगा? यानी किसे के बारे में पूछा है कि किसे का क्या मतलब है। क्वेश्चन नंबर 55। तो किसे क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम तो है, उभयलिंगी है, यानी ये पुरुष महिला दोनों के लिए उपयोग हो सकता है। एक वचन में है, किसे मतलब एक ही व्यक्ति को देख रहा होगा, और कर्म कारक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं,
दान शब्द में किस प्रकार की संज्ञा मानी जाएगी? दान शब्द में किस प्रकार की संज्ञा मानी जाएगी? क्वेश्चन नंबर 56। तो दान में होगा भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी। हमेशा बहुवचन में उपयुक्त होने वाला शब्द कौन सा होगा? तो हमेशा बहुवचन में जो उपयुक्त होगा वो शब्द होगा सामग्री, ऑप्शन नंबर ए ही है। ठीक, इतना आसान। क्वेश्चन नंबर 57। तुमने इतना अच्छा काम किया और मुझे खबर ही नहीं दी, वाक्य में क्या है? विस्मयादि बोधक है, इच्छा बोधक है, संकेतार्थक है या विधानार्थक है? क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58, तुमने इतना अच्छा काम किया और मुझे खबर भी नहीं दी। विस्मयादि बोधक यानी आश्चर्य प्रकट कर रहा है कि तुमने इतना अच्छा काम कर दिया, मुझे खबर नहीं लगी, पता ही नहीं चला। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। ये अपठित गद्यांश का क्वेश्चन है। निम्न अपठित गद्यांश को पढ़िए और प्रश्न संख्या 59 और 60 दीजिए। आज हिंदी के आधुनिक विषयों पर लेख लिखे जा रहे हैं, बेशक उनमें भाषा के स्तर पर मिश्रित हैं, पर यह नहीं कहा जा सकता कि उन लेखों की भाषा हिंदी नहीं है। यह हिंदी का आधुनिक रूप है, आधुनिक युग की आवश्यकताओं और मांगों को पूर्ण करने की दिशा में अग्रसर होता आधुनिकीकृत रूप आधुनिकीकरण का परिणाम है। पूछता है अपठित गद्यांश के आधार पर बताइए कि हिंदी लेखन की कौन सी विशिष्ट घटना घट रही है। बहुत आसान है, अभी हमने पढ़ा कि विशिष्ट घटना कौन सी है। पुराने विषयों पर लेख लिखे नहीं जा रहे हैं, वैसा तो कुछ नहीं बोला। लेख सभी विषयों पर लिखे नहीं, वैसा भी नहीं बोला। पुराने विषयों को नए ढंग से लिखा जा नहीं, आधुनिक विषयों पर लेख लिखे जा रहे हैं, जो कि यहां पे लिखा है आधुनिकतम विषयों पर लेख लिखे जा रहे हैं, पहला ही लाइन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 50 कहता है उक्त अपठित गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। कौन सा उपयुक्त शीर्षक हो सकता है? तो क्या होगा? बिगड़ती हिंदी तो नहीं होगा, पिछड़ती हिंदी भी नहीं होगा, हिंदी अब तब और अब वो भी नहीं होगा। पूछा क्या है? क्योंकि तब यानी पुराना तो बताया नहीं है, अब का ही बताया है, तो दोनों टाइप से मिक्स लिखा जा रहा है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आधुनिक हिंदी, जिसमें हिंदी के बहुत सारे शब्दों का प्रयोग जो है अलग अलग ढंग से किया जा रहा है, फिर भी हमको उसको हिंदी मानना पड़ेगा। क्लियर है? तो यहां तक थी आज हिंदी का पूरा एमसीक्यू कर लिए। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे क्या है, अंग्रेजी का एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, अच्छा अब कुछ जानकारी आप लोगों को दे देता हूं। जो बच्चे सीजी टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाह रहे हैं या फिर आपके पहचान में कोई कर रहे हैं, तो सीजी टेट 2026 फरवरी में घोषित की जा चुकी है। इसमें एक दो पेपर होते हैं, एक पेपर 1 और एक होता है पेपर 2। पेपर 1 यानी प्राइमरी वालों के लिए, पेपर 2 यानी मिडिल स्कूल वालों के लिए। अभी जो मैंने अभी क्वेश्चन जो डील किया वो पेपर 1 का किया है। ठीक है, तो प्राइमरी स्कूल के लिए पेपर 1, मिडिल स्कूल के लिए पेपर 2। प्राइमरी स्कूल की बात करूं तो अगर आप इसका कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी ऑफर में कोर्स उपलब्ध है, जिस कोर्स में आपको दोनों चीजें मिलेंगी, वीडियो क्लास प्लस पीडीएफ, यानी आपको कुछ भी नोट डाउन करने की जरूरत नहीं होगी, वीडियो प्लस पीडीएफ दोनों मिलेगा। अगर पेपर 1 के लिए लेना चाहते हैं तो इसका फीस वर्तमान में 999 रुपए है ऑफर में, और इसका भी 999 रुपए है ऑफर में। अगर कोई बच्चा दोनों कोर्स लेना चाहता है तो 999 धन 999 मतलब 8, 9, 9 और 1 1998 रुपए है, लेकिन इसको काट के मात्र 1499 रुपए में दोनों पेपर भी मिल जाएगा। ठीक है, सुविधाएं वही रहेंगी। तो जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, फीस कम किया है, डिस्काउंट है। अच्छा, ये डिस्काउंट ऑफर जो है शुरू के 40 स्टूडेंट के लिए है ना, तो पहले ज्वाइन करेंगे तभी आप इसको डिस्काउंट में प्राप्त कर पाएंगे। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए 94 064 21 014 और बताइए आपको कौन सा पेपर लेना है, फिर पेमेंट करके ज्वाइन कर लीजिए। आप चाहे तो ऐप से भी पेमेंट कर सकते हैं, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा, वहां से भी पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर उससे पेमेंट करेंगे तो इसमें जीएसटी जुड़ जाएगा और ये पेमेंट होगा 1180 रुपए का। उसी प्रकार से इसमें भी जीएसटी जुड़ जाएगा, ये भी पेमेंट होगा 1180 रुपए का।
तो अगर आप 100-200 रुपए बचाना चाहते हैं तो इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, उसको डाउनलोड करिए। एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है हमने, उसमें जुड़िए। इसके अलावा आप कुछ पीडीएफ वगैरह जो फ्री में मिलता है, जैसे इसका पीडीएफ चाहिए प्रीवियस ईयर, तो ऐप में भी मिल जाएगा, लेकिन आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक नीचे दिया गया है, तो टेलीग्राम से जुड़िए और वहां पे जो भी पीडीएफ फ्री में आते हैं उसका उपयोग करिए। नमस्कार, जय हिंद।